अपने 11वां चैप्टर चल रहा है समरूपता, और समरूपता में अपने कल 11.2 प्रश्नमाला को किया था। इसमें मेरे हिसाब से अब लगभग आपके कोई प्रश्न शायद करवाने का नहीं है। कोई प्रश्न है जो आपको लगता है कि अब 11.2 में से अपन ने जो 3 प्रश्न रहे थे उनमें से कोई प्रश्न करवाना है? तो फिर आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्नमाला पर, यानी प्रश्नमाला 11.3 पर। और 11.3 प्रश्नमाला स्टार्ट करवाने से पहले आपको थोड़ा यहाँ पर बेसिक बताना पड़ेगा, इसमें अपने को क्या पढ़ना है और कौन कौन सी जैसे कि प्रमेय या क्या क्या आपको काम में लेना है, ठीक है। तो यहाँ अब जो 11.3 पढ़ेंगे, 11.3 में अपन बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। सॉरी, त्रिभुजों की किसकी बात करेंगे? समरूपता के बारे में। अब यहाँ आप ध्यान से समझिएगा भाई, त्रिभुजों की समरूपता का मतलब क्या होता है। आपको जब 11.1 करवाई थी तब आपको बताया था कि समरूपता का मतलब क्या होता है। समरूपता में क्या होता है कि ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार तो समान होता है लेकिन माप क्या होते हैं? अलग अलग। यानी एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, चलेगा, लेकिन दोनों का जो रूप होता है, दोनों देखने में एक जैसे अगर हैं और अगर आकार मतलब सेम है और माप अगर अलग अलग होंगे तो क्या कहलाएंगे? वो समरूप कहलाएंगे। तो यहाँ अपने को कौन सी आकृति की बात करनी है? त्रिभुजों की। तो आप देखो भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि पूरी प्रश्नमाला इसी पर आधारित है। आपको 2 त्रिभुज अगर आपको दे रखे हैं, ठीक है, कोई भी 2 त्रिभुज दे रखे हैं और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है कैसे पता करोगे, या इनमें सर्वांग समता का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है आपके पास ABC और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, PQR ले लिया। अब देखो आप ध्यान से समझिए क्योंकि अगली प्रश्नमाला है, इसमें से सवाल भी अपने मतलब ज्यादा पूछते रहते हैं, ठीक है, पहले भी पूछे गए। अब देखिएगा क्या करना है आपको। अगर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, आपने देखा भी दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। समरूप यानी दोनों का भी रूप एक जैसा है। अब देखो इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं। देखो भी, जैसे आपको मान लो दे रखा है कि भाई त्रिभुज ABC समरूप किसके हैं। अब कब होते हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है? एक दूसरे के समरूप हैं। तो यदि ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो इनमें क्या क्या विशेषता होती है वो पढ़ना है आपने। बस इसके अगली वाली लाइन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं पर प्रश्न बनेंगे सारे। देखिएगा आपको यदि ये दे रखा है कि त्रिभुज ABC PQR के क्या है? समरूप हैं, तब क्या क्या विशेषता होती है आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है तो इनके जो संगत भाग होंगे, संगत भाग क्या? संगत कोण होंगे। संगत कोण क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं भाई? समान। तो आप लिखोगे तो संगत कोण क्या होंगे? सबसे पहली इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि संगत कोण क्या होते हैं? इसमें समान होते हैं। अब बात करें भाई संगत कोण कौन कौन से होते हैं। संगत मतलब कैसे देखो पता चलेगा। आपको चित्र में नहीं देखना है, आपको यहां देखना है कि यहाँ त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम दे रखा है? PQR के। तो आप देखिए भाई, जो कोण पहले नंबर पर कौन सा कोण आ रहा है? A। तो भाई यहाँ पहले नंबर पर कौन आ रहा है? P आ रहा है। इसका मतलब कोण A किसके बराबर होगा? कोण P के, और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संगत कोण। तो संगत का मतलब क्या होता है कि जिनकी स्थिति एक जैसी हो दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको दूसरा अगर बात करें भाई, अगला जैसे कोण B की बात करूं तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण B है दूसरे नंबर पर कोण Q के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला अपन देखें कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण R के। चलो यहाँ तो आपको डायरेक्ट ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो आपने ये भी देखा भी जो A है वो किसके बराबर है? P के बराबर है। B है वो Q के बराबर, C है वो R के बराबर है। अगर मान लीजिए अपने को ऐसे दे रखा है कि त्रिभुज STU समरूप है आपके RPQ के, अगर आपके क्या है ये समरूप है। अगर आपको ये पूछा जाए कि कोण TSU किसके बराबर होगा, अब आप बता सकते हो भाई कि कोण T, अब अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो कोण TSU किसके समरूप होगा? PRQ के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको बस इतना देखना है भी TSQ कैसे बना। तो T मतलब आपको पहले से S यानी दूसरे से पहले पर, और फिर कहां पर जाओगे आप? तीसरे पर। तो यहां पर भी वैसे ही चलना है। देखो भाई, दूसरा पहला तीसरा, तो दूसरा पहला तीसरा यानी PRQ
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू के, मतलब टी एस क्यू का संगत कौन कौन सा होगा, टी आर क्यू। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई एस यू टी का भाई संगत कौन कौन सा हो जाएगा, यानी एस यू टी के बराबर कौन सा कौन होगा, एस यू टी के बराबर आर क्यू पी। वेरी गुड। तो बस अपनी को ये पता करना आना चाहिए कि जैसे कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो कौन कौन से कौन बराबर होते हैं। इसके बाद में दूसरा अगर बात करें कि और क्या स्थिति बन सकती है, ये तो कोणों की बात की, भाई कोण तो बराबर होते हैं लेकिन क्या भुजाएं भी बराबर होती है, तो वो तो भाई अपन ने भुजाओं की क्या भाई इन दोनों त्रिभुजों में आपको भुजाओं की लंबाई बराबर दिख रही है, नहीं, यानी यहां भुजाओं की लंबाई बराबर तो नहीं होती लेकिन भुजाओं का अनुपात जरूर बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, और वो भी कैसी, संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, या संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। ठीक है भाई, आप इसको दूसरी जगह से क्या लिख सकते हो कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती मतलब समान अनुपात में होती है। अब समझते हैं भाई इस लाइन का मतलब क्या है, यानी ये लाइन क्या कहना चाहती है। तो संगत भुजाएं, अब भुजा देखो भाई भुजा कैसे मिलती है, भुजा कैसे बनती है, जैसे दो बिंदुओं को अगर मैं मिलाऊंगा तो भुजा बन जाएगी। तो यहां आप देखिए भाई ए बी की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी मतलब पहला दूसरा, तो वहां पहला दूसरा कौन है, पी क्यू। तो आपको भाई ये ए बी हो गई और इसकी संगत भुजा कौन सी हो गई, पी क्यू। तो ये एक दूसरे की क्या है, संगत भुजा है। अपने को क्या लिखना है, इनका अनुपात, अपने को क्या लिखना है, इनका अनुपात। अब ये तो आपने इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात लिखा, अब ये वाला जो अनुपात होगा वो बाकी भुजाओं के अनुपात के भी बराबर होगा। कैसे, देखिए अब ए बी के अलावा और कौन सी भुजा आ रही है, BC। अरे भाई BC मतलब दूसरा और तीसरा, तो यहां से कौन बनेगा, QR। तो BC की संगत भुजा QR, तो भाई BC और QR का अनुपात भी इसके बराबर होगा। एक और अगर भुजा लेने जाए कौन सी आती है, AC। अब AC लिखो या CA लिखो, दोनों ही सेम है। और इसी प्रकार ये इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, PR। यानी जितनी भी संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात समान होता है। एक बात ध्यान रखनी है, एक भुजा इस वाले त्रिभुज की ऊपर और नीचे कौन से आएगी, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा। तो बस आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि यदि दो त्रिभुज अगर आपके क्या हो जाए, समरूप होते हैं, तो इनमें ये दो विशेषताएं पाई जाती हैं, कोण तो होते हैं बराबर और भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। तो आप ये बात लिख दीजिए। इसके बाद में आपको तीन आपको मतलब कि प्रमेय पढ़नी है कि भाई अपन कब कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, ये तो दे रखा है कि समरूप है, लेकिन कैसे पता करें भाई समरूप है या नहीं है, तो इसके भी नियम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इतना लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं कि त्रिभुज के समरूपता के नियम। अब त्रिभुज के समरूपता के टोटल 3 नियम होते हैं और 3 नियमों को पढ़ने से पहले एक और आपको परिभाषा याद रखनी है, किसकी, समान कौणिक त्रिभुज। आपके यहाँ कभी कभी यहाँ ये नाम काम में आ सकता है कि समान कौणिक त्रिभुज। अब समान कौणिक त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई समान कौणिक, यानी ऐसे त्रिभुज जिनके कोण क्या होते हैं, समान। जैसे कि मान लीजिए इस त्रिभुज का कोण एक किसके बराबर है, P के बराबर, इसका दूसरा कोण किसके बराबर है, इसके दूसरे कोण के बराबर, और इसका तीसरा कोण किसके बराबर है, इसके तीसरे कोण के बराबर। यानी कि इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या है, समान है। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसे हैं, समान कौणिक। तो आप लिखोगे यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वे समान कौणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाए तो वे क्या कहलाएंगे, समान कौणिक त्रिभुज कहलाएंगे। अब अपन नियम पढ़ते हैं, समरूपता के नियम पढ़ते हैं, और समरूपता के टोटल 3 नियम हैं। समरूपता के टोटल 3 नियम है। 3 में से जो पहला नियम है उसका नाम है ए, या इसको अपन बोल सकते हैं ए नियम, या फिर ए का मतलब होता है एंगल, और एंगल को हिंदी में बोले तो कोण, तो इसको बोलेंगे कोण नियम। ठीक है,
अब पहला नियम होता है भाई ट्रिपल ए या डबल ए, ये वाला नियम क्या कहता है, देखिए आप इस नियम को भी ध्यान से समझिएगा कि इन नियमों को अपने को प्रश्नमाला में काम लेना है। अब यहां देखिएगा भाई, ये जो आपने समान कोणिक की त्रिभुज की परिभाषा लिखी है वही लगभग यहां काम में आने वाली है। देखो भाई, अगर कोई दो त्रिभुज अगर समान कोणिक है, समान कोणिक मतलब इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। समरूप मतलब जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो टोटल आपने भाई 1 2 और 3 कितने आपने एंगल काम में लिए, 3। इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के अगर बराबर है तो अपन कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन से नियम से, ट्रिपल ए नियम से। अब यहाँ इस नियम का नाम मैंने ट्रिपल ए भी लिखा है, डबल ए भी लिखा है। इसका क्या कारण है, यानी ये नियम ये कहता है कि अगर तीनों कोण अगर बराबर नहीं है, अगर दो कोण भी बराबर है, जैसे कि इसके दो कोणों के बराबर है, तब भी ये दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब भाई ऐसा क्यों है कि दो कोणों से भी काम चल जाता है, 3 से भी काम चलता है, तो आप समझिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे कि ये नियम क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भाई ये वाला कोण है आपके 30 डिग्री का, और ये वाला कोण अपन जैसे कि मान लेते हैं भाई ये है आपके 80 डिग्री का। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण है 30 डिग्री का, ये वाला कोण है 80 डिग्री का। अब देखो, जैसे कि अगर पहले बात करें, अगर भाई तीनों कोण समान होते, इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण समान होते, अपन कह सकते थे कि भाई ये दोनों क्या है, समरूप हैं। लेकिन अब आपको सिर्फ दो कोण बराबर दिख रहे हैं, तो क्या अपन कह सकते हैं कि ये भाई समरूप हैं? तो देखो भाई, वैसे कह सकते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? तो आप देखिए भाई, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब 180 में से देखो भाई 80 और 30 यानी ये कितने हो गए भाई, 110 डिग्री। अब 110 में से आप देख लो भाई ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। इसी प्रकार अगर आप दूसरे वाले त्रिभुज में भी निकालोगे तो भी कितना आएगा, 70। यानी अगर दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर आ जाएगा। यानी कि दो अगर कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा तो फिक्स है कि बराबर आ जाएगा। यानी इसको अपन डबल ए नियम भी कह सकते हैं, ट्रिपल ए नियम भी कह सकते हैं। यानी तीनों कोणों को चेक करना जरूरी नहीं है, आपके दो से भी काम चल जाता है। तो आप लिखिए कि यदि दो त्रिभुजों के तीनों या दोनों संगत कोण, ठीक है भाई, मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं। अगर तीनों संगत कोण या दोनों संगत कोण अगर आपके बराबर हैं, तीनों या दोनों संगत कोण समान हैं, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब अगला नियम देखते हैं अपन, ठीक है, सभी को साथ में आप लिख दीजिएगा, कोई नहीं। इसके बाद में क्या नियम आता है देखिएगा आप, इसके बाद में आता है, आपने ट्रिपल ए का नियम पढ़ा, अब आता है ट्रिपल एस। एस का मतलब होता है साइड, ठीक है। अब साइड यानी कि भाई भुजा भुजा भुजा। अब भुजा वाले में या तो भाई तीनों एस आएंगे, ठीक है, इसमें डबल एस से काम नहीं चलेगा, आपके इसमें तीनों एस लाने पड़ेंगे। अब आप ध्यान से समझिए भाई, ये ट्रिपल एस नियम का मतलब क्या होता है। देखिएगा भाई, जैसे अगर तीन कोण, अगर एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हो जाए तो अपन कहेंगे भाई ये क्या है, समरूप है। लेकिन अब देखो भाई, भुजाओं की बात करें, अगर आपको कोण नहीं देकर भुजाएं दी हैं तो भुजाओं से कैसे पता करेंगे। तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि भाई जैसे कि ए बी और पी क्यू ये एक दूसरे की क्या है, संगत भुजा। तो यदि इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है, इन दोनों के अनुपात के बराबर है, और इन दोनों के अनुपात के क्या है, बराबर है। यानी त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की जो संगत भुजाएं हैं, यदि उनका अनुपात क्या है, समान। अनुपात समान मतलब जैसे देखो भाई, ए बी की संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू। यदि ए बी और पी क्यू का अनुपात किसके बराबर है, बी सी और क्यू आर के बराबर है। और तीसरा कौन सा बचा, ए सी और बटा पी आर। यानी पहले त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात यदि समान मिल जाए, तीनों भुजाओं का अनुपात समान मिल जाए, तो भी ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप लिखिएगा, यदि दो त्रिभुजों में
तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी इसको कैसे लिखेंगे, यदि इन तीनों का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा PQR के। ठीक है, ये दूसरा नियम था। इसके बाद में एक लास्ट यानी तीसरा नियम और बचता है। पहले आप तीसरा नियम भी देख लीजिए, फिर इसके बाद में साथ में आप सभी को लिख दीजिएगा। देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, SAS। तीसरे नियम का नाम है SAS नियम। अब देखो भाई SAS नियम मतलब साइड एंगल साइड, यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच में एक कोण। तो इस नियम का पहले मैं आपको एक बार इसका मतलब क्या कथन है वो लिख देता हूं। यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तथा उनके मध्य का कोण समान हो तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखिए ये अपने को नियम क्या कहना चाहता है कि जैसे कि कोई भी दो देखो अब की बार आपके जैसे अगले नियम में, इस वाले नियम में अपने को तीनों भुजाओं का अनुपात समान होना जरूरी नहीं है। जैसे कि इसका और इसका अनुपात और इन दोनों का अनुपात अगर समान है, जैसे इन दोनों को भुजाओं का और इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है और दोनों के बीच में कौन सा कोण आ रहा है B, यहाँ दोनों के बीच में कौन सा कोण आ रहा है Q, तो यदि B और Q अगर बराबर मिल जाए तो भी क्या कह सकते हैं अपन कि ये एक दूसरे के क्या है, समरूप। लेकिन अगर आपको भाई अगर ऐसा कह दिया जाए कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है और ये कोण C किसके बराबर है, R के बराबर है, तो क्या अब अपन कह सकते हैं कि भाई यहां ये वाला नियम लग रहा है, तो यहां नहीं लगेगा। क्योंकि देखो यहां जो कोण है, देखो अगर नियम में देखोगे जो एंगल है, कोण है वो दोनों भुजाओं के कहां है, बीच में। लेकिन क्या इस वाले चित्र में आपको ये वाला कोण दोनों भुजाओं के बीच में दिख रहा है? यानी जब ऐसी स्थिति होती है तब अपन वो नियम नहीं लगा सकते। ये नियम कब लगेगा, जब आपके जो कोण होता है वो दोनों क्या होते हैं, भुजाओं के बीच में हो तो। ठीक है, बस ये तीन नियम होते हैं, इन तीनों के अलावा और कोई नियम नहीं लगता। अब प्रश्नमाला अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नमाला 11.3 देखिएगा आप। प्रश्नमाला 11.3 में सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि दो त्रिभुज ABC और PQR में यदि AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में दो कोणों का नाम बताइए जो बराबर होना चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो सके, समरूप हो सके, और अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहां मैं जैसे कि पहला प्रश्न करने जा रहा हूं, इसमें आपको दे रखा है कि त्रिभुज कौन सा है, ABC है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQR है। ठीक है भाई, त्रिभुज ABC और PQR में अपने को यहां बोला है कि संगत भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है आपको, AB बटा PQ, ये आपको क्या दे रखी है, संगत भुजाएं। क्योंकि अनुपात में किस किस को देते हैं, जो एक दूसरे की संगत भुजाएं होती है उनको ही देते हैं। इसका मतलब AB की संगत भुजा PQ है और BC की संगत भुजा कौन सी है, QR, इसलिए BC बटा QR अपने को दिया है। अब बोला है कि इन दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप। अब अभी अपन ने पहला नियम पढ़ा था कि अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहां कौन से दो कोणों को बराबर होना चाहिए, तो देखो कैसे पता चलेगा। पहले तो आप ये देखो, पहले इन दोनों त्रिभुजों को लिखना पड़ेगा समरूप। अभी जो ये क्रम दे रखा है ये सही है कि नहीं अपने को पता नहीं है। अपने को पहले लिखना पड़ेगा कि जो त्रिभुज ABC है वो कौन से त्रिभुज के समरूप है। तो आपको डायरेक्ट PQR को नहीं लिखना है, आपको पहले इनका क्रम चेक करना। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ AB आया है तो AB की संगत भुजा कौन सी है, PQ, तो वैसे यहाँ तो वो का वही क्रम आएगा। लेकिन देखिए अब AB की संगत भुजा PQ है, यानी जहां AB आएगा वहां PQ आएगा। तो AB है पहले दूसरे पर, तो पहले दूसरे पर कौन आएगा, PQ।
अब इसके बाद में क्या बचता है अभी, आर तो पता है अभी आर ही आएगा, ठीक है। और अगर चेक करना चाहो भाई बीसी, तो बीसी देखो भाई दूसरे तीसरे पर है तो कौन सी आना चाहिए भाई, क्यू आर, तो क्यू आर आ रहा है। चलो इतना आपने देख लिया। इसका मतलब भाई देखो आपको जो दे रखा है उसके हिसाब से त्रिभुज एबीसी किसके समरूप होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। और अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो आप बताइएगा भाई इसके कौन कौन से कोण बराबर होंगे। तो जो कोण ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के, क्योंकि पहले नंबर पर है। और इसको अपन कहते हैं, इसका कारण अपन लिख सकते हैं CPST। CPST मतलब क्या होता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग। इन दोनों में से कोई भी एक कारण लिख सकते हो कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भाग के भाग क्या होता है, समान होता है। ये पहला कौन बताया। दूसरा कौन सा, कौन बी किसके बराबर हो जाएगा भाई, Q के बराबर। इसका भी कारण क्या रहेगा, सेम रहेगा। अपने को सिर्फ दो कोणों को बराबर लाना, दो को बराबर लाया। वैसे तीसरा कोण C भी किसके बराबर है, R के बराबर, लेकिन अपने को सिर्फ दो कोणों को बराबर लाने को बोला था, इसलिए दोनों को मैंने क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। ठीक है भाई। अब पहला देखो भाई प्रश्न इतना ही करना था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में बोला है कि दो त्रिभुज ABC और DEF में, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या दे रखा है, इसमें दिया है कि कोण A बराबर कोण D है, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर क्या है, कोण F है, और कोण, बस ये दो कोण आपको बराबर दे रखे हैं। तो आपको पूछा है कि क्या त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, DEF के। अब अपने को ये बताना है कि क्या त्रिभुज ABC और DEF एक दूसरे के समरूप है या नहीं है। तो देखो यहां वैसे क्रम का भी फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ DEF लिखूं या EDF लिखूं, इनका भी फर्क पड़ता है। तो देखो भाई पता करते हैं ये सही है कि नहीं है। तो आप देखिएगा आपको जो दिया गया है उसके हिसाब से अगर चेक करें तो त्रिभुज ABC किसके समरूप होना चाहिए। देखो भाई, आप देखो भाई A किसके बराबर है, D के बराबर, तो A की जगह D आएगा। तो A पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर क्या आएगा, D आएगा। इसके बाद में B किसके बराबर है, F के बराबर। तो जहां B है वहां का क्या आना चाहिए, F। तो भाई B है दूसरे नंबर पर, तो F कहां आएगा, दूसरे नंबर पर। अब D आ गया, F आ गया, लास्ट में बचा E, तो E कहां आ जाएगा, इसके यहां आ जाएगा। इसका मतलब जो त्रिभुज ABC है वो कौन से त्रिभुज के समरूप है, DFE के, न कि DEF के। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है। अपने को पूछा है कि भाई क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये दोनों तो एक दूसरे के, ये दोनों समरूप है DEF, और ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपको बस ये क्रम ध्यान रखना है भी कौन कौन से। तीसरे प्रश्न में अपने को दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है FDE के। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अपन ऐसे सोचेंगे भी कि FDE ये सही क्रम में नहीं है, इनको अब अपने हिसाब से कर देते हैं इसको DEF, तो ये प्रश्न क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। यानी इनका जो क्रम दे रखा है वही अपने को रखना है, अपने हिसाब से नहीं देखना है कि D पहले आता है, E बाद में आता है, और F मतलब ABCD में ऐसे आता है। ये इनके क्रम से मतलब नहीं है। ये जो देने का कारण क्या है, इनका कारण ये है कि जो A का संगत कोण F है, B का संगत कोण D है, C का संगत कोण E है। मतलब यहाँ इनके क्रम का बहुत फर्क पड़ता है। अपन अगर इनके क्रम को अगर थोड़ा सा भी अगर अदल बदल कर देंगे तो ये पूरा प्रश्न बदल जाएगा, और जो अपने को आंसर लाना है वो अपने को नहीं मिल पाएगा। अब प्रश्न में बोला है कि ABC और FD ही एक दूसरे के यदि समरूप हैं, यदि ये दूसरे एक दूसरे के अगर समरूप हैं तो क्या इन तीनों भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो आप अपने को चेक करना है भी अगर इन दोनों के समरूप होने से क्या अपने को ये आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ आप देखिए भाई AB मतलब पहला दूसरा, तो AB की संगत भुजा आएगी बटे में, तो AB की संगत भुजा कौन सी है, FD। तो वो तो अपने को देखने से पता चल रहा है भी देखो कि AB के बटे में DE चाहिए था, अपने को FD मिल रहा है, मतलब ये तो फिक्स है, क्या है, गलत है। लेकिन पूरा एक बार कर लेते हैं। अब AB की संगत भुजा देखो, AB पहला दूसरा, तो पहला दूसरा FD। BC की संगत भुजा कौन सी आ जाएगी, DE। BC के बट्टे में DE आना चाहिए, लेकिन यहाँ BC के बट्टे में तो EF आ रहा है, और DE कहाँ आ रहा है, AB के बट्टे में आ रहा है। इसी प्रकार AC के बट्टे में कौन आना चाहिए, EF। AC के बट्टे में FE या EF आना चाहिए, लेकिन ये और किसी के बट्टे में आ रहा है।
यानी कि यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है उसके हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए, ना कि ये वाला। तो अतः जो दिया गया है वो क्या है, गलत। अतः ए बी डी ई बी सी बटा ई एफ और सी ए बटा एफ डी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर नहीं है। ठीक है भाई, बस इतना आपको चेक करना है। हाँ रोक दो भाई, प्रश्न करते हैं अपन जल्दी का। छठा प्रश्न अपने को देखो भाई, छठे में बोला है कि निम्न, ध्यान से देखिएगा भाई, ये पूरा आपके यहाँ आपके पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि कब कैसे त्रिभुजों को सर्वांग सम आपको लिखना है और कब कैसे होते हैं। निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुजों का चयन कीजिए। आपको ये बहुत सारी आकृतियां दे रखी है, टोटल 8 आकृतियां दे रखी है। इन 8 आकृतियों में से आपको ये पता करना है कि कौन कौन से त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है, वो त्रिभुज एबीसी समरूप डी ई एफ वगैरह, वो उसका क्या होती है, सांकेतिक भाषा। तो अब आपको ये देखना है, अब आपको बहुत सारी यानी टोटल 8 आकृतियां दे रखी है। मैं 8 आकृतियों को देखो भाई, 8 आकृतियां पूरी नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप किताब में ध्यान से देखिएगा। पहली आकृति आप ध्यान से देखिए, पहली आकृति में आपको क्या दे रखा है अभी, त्रिभुज एबीसी है। आपको पहली आकृति देखनी है, त्रिभुज एबीसी है, उसमें कोण ए है 40 डिग्री, कोण बी है 60 डिग्री और कोण सी कितना है 80 डिग्री। अब आपको यह तो पता चल गया भी इस वाले त्रिभुज में अपने को 3 कोण दे रखे हैं। अब इसका समरूप जो त्रिभुज होगा उसमें भी कितने कोण होने चाहिए, 3 कोण, और वो तीनों कोण भी कितने होने चाहिए, 40, 60 और 80। तो 8 की 8 आकृतियों में ढूंढिए कि और कौन सा त्रिभुज है जिसमें आपको 8वीं आकृति, यानी जो पहली आकृति है, ये पहली आकृति ये किसके सर्वांग सम होगी, सॉरी समरूप होगी, 8वीं आकृति के। कौन सी आकृति के, 8वीं, क्योंकि 8वीं में भी आपको 3 कोण दे रखे हैं। और 8वीं आकृति कैसी दे रखी है आप देखिएगा, 8वीं आकृति आपको ऐसे दे रखी है, उसका नाम है क्यू आर पी। ठीक है भाई। अब इसमें आपको दे रखा है ये कौन है 40 डिग्री, दूसरा है 80 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है। अब आपको देखो भाई, ये तो पता चल गया भाई इसका समरूप त्रिभुज कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन अब इसको सांकेतिक भाषा में कैसे लिखे, देखो भाई, अब इसको सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, तो आपको पहले वाले त्रिभुज को तो डायरेक्ट लिख देना है। पहले वाले त्रिभुज का नाम क्या लिख दिया आपने, ABC। अब देखो भी ए कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। इसमें कौन सा कोण है जो 40 डिग्री का है, Q। तो भाई पहले नंबर पर ए, तो पहले नंबर पर कौन आएगा, Q आएगा। भले ABCD में पहले P आता हो, लेकिन यहाँ कौन आएगा, Q आएगा। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर B है 60 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री का P है तो P आएगा। फिर है C है 80 डिग्री का, तो यहाँ भाई 80 डिग्री का कौन है, R, तो कौन आएगा, R। यानी ये इसका सांकेतिक रूप हो गया। तो पहले का समरूप त्रिभुज 8वां होगा, और 8वां भी किस प्रकार से लिखा जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप QPR। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब पहला और 8वां देखो भाई, टोटल आपके कितने भाग थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। इनमें से जो जो होते जाए उनको काट देता। ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए। अब आगे बढ़े भाई, दूसरा, आपको दूसरे वाले त्रिभुजों में ये देखना है कि दूसरे वाले त्रिभुज में आपको कितने कोण दे रखे हैं, 2 कोण। तो 2 कोण वाला देखो भाई, पहले ये मैं दूसरा त्रिभुज बना लेता हूं। दूसरे त्रिभुज का नाम है MNP में देखो भाई ये 17 डिग्री है, ये है 30 डिग्री। इसी प्रकार देखो भाई 70 और 30 वाला कौन सा है, 7वां। तो 7वें में यदि देखा जाए तो 7वें में कौन आपको त्रिभुज दे रखा है, XYZ। उसमें ये है 30 डिग्री का Y और ये है 70 डिग्री का। अब आपको लिखना है कि त्रिभुज, इसका नाम आप कुछ भी लिख दीजिए। आप क्या लिखोगे, MNP। ठीक है, MNP लिखा। अब देखो भाई M कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री वाला कौन है, Z, तो Z आएगा पहले। दूसरे नंबर पर N यानी कि N तो भाई कौन दे नहीं रखा है, तो N को छोड़ो भाई, सीधा तीसरे पर बढ़ते हैं। P कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ 30 डिग्री का कौन है, Y, तो P लास्ट में, तो Y भी लास्ट में, कौन बचा, X। तो भाई त्रिभुज MNP किसके सर्वांग सम हो जाएगा, ZXY के समरूप हो जाएगा। तो दूसरे का कौन सा हो गया भाई आपके, 7वां। अब बढ़ते हैं भाई तीसरा। देखो तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरे में तीनों की तीनों क्या दे रखी है, भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज देखो जिसमें 5वां। छठे में तो आपको एक कोण दे रखा है बीच में,
तो तीसरे का भी 5वां होगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो भी लिखने का तरीका ये हो जाएगा, देखो पी क्यू आर, पी क्यू, देखो कौन तो आपको डायरेक्ट बराबर मिल जाता है, लेकिन भुजा में भाई बराबर नहीं मिलेगी, ठीक है। भुजा में आपको अनुपात चेक करना पड़ेगा। भुजाओं में अनुपात कैसे चेक करना, देखिए इस भुजाओं वाले को भी ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि भुजाओं वाला ही अलग होता है सबसे। देखो आप अगर यहाँ दोनों त्रिभुजों में देखने जाओगे, ये तो पता चला भी इसमें भी 3 भुजाएं, इसमें भी 3 भुजाएं, यानी इन दोनों के चांस बनते हैं। यहाँ देखो भाई 2.5 है, 2.5 का अगर आप डबल करोगे तो क्या मिलता है आपको, 5, सही है कि नहीं है। या फिर देखो ये कौन सी भुजा है, 2.5 वाली है पी क्यू, और यहाँ 5 वाली कौन है, ई एफ। तो अगर आप पी क्यू, और ये पी क्यू है 2.5 और ई एफ कितनी है, 5। अब आपको पता है कि 2.5 का इसमें कितनी बार भाग जाता है, 1/2 बार, यानी किस, तो पी क्यू की संगत भुजा कौन सी हो गई, मतलब एफ या ई एफ हो गई। इसी प्रकार अब अपन देखें कि भाई अगली भुजा देखिए भाई, पी क्यू के बाद में कौन सी आती, क्यू आर। क्यू आर है वो कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ 2.5 का डबल करने पर यह आया, तो 2 का डबल कीजिए 4, यानी कि पी क्यू की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, जी एफ हो जाएगी, और 2/4, यानी इनका भी अनुपात क्या मिलता है, 1/2। इसी प्रकार अगली भुजा कौन सी है, पी आर। तो पी आर की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, पी आर की संगत भुजा, देखो पी आर है 3 सेंटीमीटर, 3 का डबल 6 होता है, जी ई, और इनका भी अगर अनुपात देखने जाए 3/6, यानी 1/2 आएगा। और आपने एक नियम पढ़ा है कि यदि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो अब अगर यहां बात करें भाई कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा, तो पहले वाले को तो डायरेक्ट लिख देना है, पहले वाले को डायरेक्ट लिख दिया। अब पी क्यू, अब आपको अब वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चेक करना है कि भाई रियल में सभी का डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब पी क्यू, तो पी क्यू देखिए भाई, पी क्यू कितनी है, 2.5। अब पी क्यू 2.5 है, 2.5 का डबल होता है 5, और ये कौन सी भुजा है, एफ ई लिखना है इसको। आप इसको एफ ई लिखो या ई एफ लिखो, चल जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद में देखिए भाई ये क्यू आर कितनी है, 2 सेंटीमीटर की, 2 का डबल क्या होता है, 4, यानी कि भाई जी एफ या एफ जी। तो भाई एफ पहले आ गया, तो अब जी को लिख दीजिए, यानी ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसके बाद में आपके मतलब तीसरे का हो गया 5वां। अब फिक्स है कि भाई चौथे का कौन सा होगा, 6ठा। लेकिन चौथे में देखिएगा भाई, चौथे में आपको क्या दे रखा है कि 2 भुजाएं दी है, और उनके बीच का क्या दिया है, कोण। चौथे में आपको क्या दे रखा है, भी 2 भुजाएं दी है और बीच का कोण दिया है। अब उनको भी देखो, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा क्या करना है। इसमें भुजा दी है आपको 5 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की, कोण दिया है 80 डिग्री का। इसी प्रकार कौन सा इसका होगा, छठा होगा। छठे में दे रखा है त्रिभुज है एक, और इसमें एल एम एन, उसमें आपको भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की, और कोण दे रखा है 80 डिग्री का। पहले आप ये देखो भाई, 2 कोणों के बीच में, 2 भुजाओं के बीच में कोण है, 2 भुजाओं के बीच में कोण है, इसका मतलब ये समरूप हो सकते हैं। इसकी जगह अगर ये कोण आपको साइड में दे रखा होता तो आप कहते कि भाई ये समरूप नहीं है। चलो कोण तो बराबर होना चाहिए, बराबर है, लेकिन भुजाएं बराबर होना जरूरी नहीं है, भुजाओं में अनुपात समान होना चाहिए। तो आपको पता है भी 2.5 का डबल करने पर क्या आता है, 5 आता है, 3 का डबल करने पर क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। अब अपने को इसको लिखना है, त्रिभुज डी ई एफ किसके समरूप होगा। तो भाई त्रिभुज डी ई एफ को लिखना है, तो पहले आप भुजाओं को मत देखो, कोणों को देखो। कोणों में कौन सा दे रखा है, डी है, वो 80 डिग्री का है, तो वहां 80 डिग्री का कौन है, एम, तो डी की जगह एम आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब डी ई आपके कितने का है, 5 सेंटीमीटर का, और 5 का संगत भुजा कौन सी है, ये 2.5 वाली एम एन। तो एम के बाद में क्या आएगा, एन आएगा। अब एम आ गया, एन आ गया, बचा क्या, एल। तो त्रिभुज डी ई एफ किसके समरूप हो जाएगा, एम एन एल के समरूप हो जाएगा। यानी आपको बस इनका आंसर सीधा किताब में लिख देना है, बस ये सीधे आपको जो दे रखे हैं ये इनका आंसर है, ठीक है। बाकी तो चित्र आपको किताब में दे रखे हैं, बस ये इसका आंसर है।